महीने भर की राहत के बाद फिर आई आफत। कई देशों में कोरोना ने फिर से तेजी से पसारे पैर। दुनिया भर में बढ़ने लगे हैं केस और मौत के आंकड़े। कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक। यहां आप देख रहे हैं लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में केसेस जल्दी से देख लीजिए। वहां पर भी यही समझा गया था, कई जगहों पर तो यह कह दिया गया था कि वैक्सीनेशन काफी हो चुका है, बिना मास्क के भी आप लोग सार्वजनिक जगहों पर जा सकते हैं। मसलन लॉस एंजलिस काउंटी में अब वहां पर गवर्नर को सामने आकर यह कहना पड़ा है कि नहीं, मास्क पहनते रहिएगा। पहले हमने जरूर कहा था कि मास्क आप हटा सकते हैं, लेकिन यहां इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, 700 गुना बढ़ गए हैं, आप प्लीज मास्क पहनते रहिएगा। जरा देखिए अमेरिका की हालत दिखाइए जल्दी से। कोरोना का हाल दुनिया में, रोज करीब 40,000 नए केस आ रहे हैं। 1 जुलाई से अब तक 4,000 की मौत हो चुकी है। अगला दिखाइए ब्राजील, डेली 50,000 केसेस, 1,500 से ज्यादा की मौत। ब्राजील के बारे में देखा आपने। रोजाना करीब 25,000 नए केस, औसतन 700 मौतें हो रही हैं। रूस की बात हो रही है। इंडोनेशिया, हर रोज 50,000 से ज्यादा नए केस, 1,000 से ज्यादा मौतें। फ्रांस, रोजाना 11,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कई शहरों में हालात बेकाबू हैं। सिडनी में लगा लॉकडाउन, बढ़ाना पड़ा है। फिलीपींस, रोजाना 6,000 से अधिक मामले आ रहे हैं, 150 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। मलेशिया, रोजाना 12,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, 1.25 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारे यहां से खतरा टल गया, तो ऐसा नहीं है। उन राज्यों के बारे में भी खास तौर से, क्योंकि पहाड़ों पर सैर सपाटा भी खूब चल रहा है। कहां कहां तक कोर्ट दखल देगा, कहां कहां तक सुओ मोटो लेगा, सब कुछ सुओ मोटो क्या कोर्ट की जिम्मेदारी बन गई है या हमको अपनी जान की नहीं पड़ी हुई है? जरा देखिए दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में क्या चल रहा है। दक्षिण और पूर्वोत्तर, कोरोना के डेल्टा, कप्पा, लैम्डा वेरिएंट ने यहां चिंता बढ़ा दी है। पूरा नॉर्थ ईस्ट इससे परेशान है। आईसीएमआर ने अगस्त के अंत तक तीसरी लहर की आशंका जताई है। रोज करीब 40,000 नए केसेस, औसतन 500 मौतें हो रही हैं। नीति आयोग ने भी ऐसे हालात में सतर्क रहने की सलाह दी है। थर्ड वेव के मुहाने पर देश है, एक भी लापरवाही भारी पड़ेगी। पीएम कई बार बीते दिनों में इसको दोहरा चुके हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि उनकी बात को गंभीरता से लिया जा रहा होगा। थर्ड वेव पर आईएमए की चिंता क्या है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसने कहा है कि अगर इस तरह के काम नहीं रुके तो फिर थर्ड वेव को कोई रोक नहीं सकता। धार्मिक समारोह में उमड़ी भीड़ तीसरी लहर की वजह बन सकती है। केरल में पॉजिटिविटी रेट अब भी 10% से ज्यादा है। भारत में अब भी सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस केरल में हैं, और ऐसे में वैक्सीनेशन भी अभी केवल 34% के करीब लोगों को हुआ है। पहले भी बढ़ती भीड़ से ही आई थी दूसरी लहर। केरल में तेजी से बढ़ते हुए नए केसेस तीसरी लहर के लिए चिंताजनक हो सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 18 तारीख को अपने लिखे गए लेटर में इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है। सवाल यही है कि संगीत रागी जी, कहां कहां तक कोर्ट बातें संज्ञान में लेगा और कहां कहां तक किसी याचिकाकर्ता को उठकर कोर्ट में जाना पड़ेगा? निश्चित तौर पर, लेकिन क्योंकि जैसा प्रदीप जी ने कहा, 2 दिन तो बीत चुके हैं। अब एक बहुत बड़ी संख्या यदि इन्फेक्ट होकर के आएगी तो वहां से वो कितने जगह, कितने प्रदेशों में इस वायरस को लेकर के जाएगी, इसका आकलन करना तो आज के दिन में और भी मुश्किल है। और आपने अमेरिका की बात की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आज ही स्टेटमेंट आया है। उन्होंने सबको आगाह किया है ब्रिटेन के अंदर, और आज से 7 दिन पहले भारत के अंदर भी अखबारों में एक रिसर्च छपा था जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो मौतें हो रही हैं वो डेल्टा वेरिएंट से इतर एक जो है उसका आगाज भारत के अंदर भी हो गया है। राइट। फरीदाबाद से केस मिले, उत्तर प्रदेश से 1-2 केस मिले। ऐसी स्थिति में तो इस देश को और भी संभल करके रहना पड़ेगा। देखिए, इस कोरोना सिर्फ मौत ही सिर्फ अभी नहीं, इसके दुष्परिणाम ये है कि आपकी सारी आर्थिक स्थितियां, सारी आर्थिक गतिविधियां बंद हो जाती हैं। सामान्य तरीके से आप आर्थिक गतिविधियां भी चला सकते हैं, बाजार भी खुले रह सकते हैं। ठीक है। और हम ठीक से कोरोना तो ये बात सर, यही बात तो हम समझना चाह रहे हैं। खासतौर से राज्य सरकारें, कोर्ट कब दखलंदाज हुआ, खुद हुआ कि किसी और ने जाकर याचिका की, एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगी अनिला जी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर वली की बातें सुनी, बहुत समझदारी की बातें करी उन्होंने, पर शायद केरला के जो मुख्यमंत्री हैं विजयन साहब, उनको ये ज्यादा समझदारी समझ में नहीं आती है। उन्हें 27% की अपीजमेंट की राजनीति करनी है, इसलिए उन्होंने जो 3 दिन का पूरा सेलिब्रेशन रखा है उसकी छूट दी हुई है। और यहाँ पे बदनाम कौन आपके पास आ रहा हूँ, किस बिना पर आप मना कर सकते हैं, जरा मैं समझूंगा जी। और यहाँ पर अपीजमेंट करते हैं पिनराई विजयन जैसे मुख्यमंत्री, और क्योंकि उनको 27% का वोट बैंक साध रहा है। डॉक्टर वली जैसे समझदार मुसलमानों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। केरला को एक कोरोना बॉम्ब बनाकर पूरे देश में फोड़ना है। तो उनकी जो मुख्यमंत्री हैं केरला के, उनकी बुद्धि पर मैं क्या कहूँ,
और तो और सुनिए, अभिषेक मनु सिंह भी कहते हैं कि जब कांवड़ यात्रा को मना किया गया है तो बकरा ईद को क्यों नहीं मना कर रहे हैं। अब अभिषेक मनु सिंघवी से पूछना चाहिए, साहब आप तो ये बात कह रहे हैं और आपके एक्स चीफ मिनिस्टर केरला के जो हैं चंडी साहब, वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो केरला के हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, बकरा ईद को बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए, जो जिसका जो मना है 3 दिन खूब करो। तो अब कांग्रेस में भी आप देखिए किस प्रकार की बात हो रही है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा गेम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। देश या मनुष्य की जान जो है उसकी कोई कीमत नहीं रह गई है। अपीजमेंट की राजनीति जो है, तुष्टीकरण की राजनीति जो है, वो सब चीज पर भारी हो रही है। ठीक है सुनीत चोपड़ा, तुष्टीकरण चाहे भले ही संक्रमण से मौत हो जाए। हाँ, तुष्टीकरण की जो आप बात कर रहे हैं, तो नमस्ते ट्रंप किसने किया था और क्या उसका नतीजा निकला? इसी तरह से आपने उस समय कोरोना केसेस कितने थे इंडिया में? इसी तरह से लगातार दक्षिण में बड़े बड़े जुलूस निकले। तो मेरा ये कहना है, जिस देश की सरकार तुष्टीकरण कर रही है मेजॉरिटी का, वो सरकार ने जो बंगाल में चुनाव किए और कैसे किए, 5 प्रांतों में चुनाव किए और कैसे किए, जनता ने तो जवाब दे दिया, लेकिन लोग बीमार हो गए। जब नमस्ते ट्रंप हुआ था तो कितने लोग संक्रमित थे, इसका जरा मुझको बताइए। आपको पता होगा क्योंकि नमस्ते ट्रंप आपको याद है। दूसरे आप ये बताइए, बंगाल के इलेक्शंस में आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्या? पूरा संक्रमण वहीं से चल के आया है, महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी। नहीं, आप ये बताइए, वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्या? वेस्ट बंगाल में जब आपने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया तो लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, तुम्हें जीतने देंगे, हरा के भगा दिया। लीजिए, ये है अतीकुर रहमान साहब, हरा के भगा दिया। अंदर ये चीजें इतनी गहरे पैबस्त हो गए हैं अतीकुर रहमान साहब कि इससे हटकर देखना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। अतीकुर रहमान साहब, अब तो कोरोना बख्श दे तो बख्श दे। जी दिनेश भाई, बड़े दुख की बात है। देखिए, सारी डिबेट में इतनी ही बात साफ हो पाई है कि हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है, हमारी जो रूलिंग पार्टीज हैं, कोई भी स्टेट में हो, वो इस चीज को समझने से ही इनकार कर रही है। तो आप पब्लिक का क्या कहना? अगर वोट बैंक इनकी तरफ है तो इनकी तरफ भी है, दोनों तरफ बराबर आग लगी हुई है। मुझे याद आ रहा है दिनेश भाई कि एक इंटरव्यू हुआ था होम मिनिस्टर साहब का, उसमें जब उनको पूछा गया था कि ये कुंभ सुपर स्प्रेडर बन चुका है, तो उन्होंने ध्यान बटाया लोगों का ये कहकर कि महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, वहां कौन सा कुंभ चल रहा है, और केरल के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, वहां कौन सा कुंभ चल रहा है। तो जो सीरियसनेस आना चाहिए पॉलिटिकल क्लास में दिनेश भाई, वो सीरियसनेस ही नहीं आ रहा है। वली साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कुर्बानी का सही पहलू हमको आज समझाया, और मैं समझता हूं यही सही बात है। आज के दिन एक ही पैगाम हम भेज सकते हैं पब्लिक को कि ये कुर्बानी का वक्त है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम उन कौमों के लिए जो मेडिकल एडवाइस पे चलेंगे, वो अपनी जान बचाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था जान है तो जहान है, और इससे बड़ा कोई मैसेज नहीं हो सकता कि कुर्बानी दीजिए। लेकिन मुझे एक बात और बड़े हैरान कर रही है कि हमारे पैनल पर नाम के हिसाब से अगर आप देखें तो 2 मुस्लिम हैं इस समय, डॉक्टर एम वली हैं, अतीकुर रहमान है। दोनों कह रहे हैं कि ये कुर्बानी का वक्त है, कृपया बेशक आपके अंदर तरंग उमंग आ रही है, उसको सैक्रिफाइस कीजिए, इंसानियत की भलाई के लिए यही ठीक है, लेकिन चाय से ज्यादा केटली गर्म है। क्यों? क्योंकि सियासत का यही तकाजा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।